हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है फर्स्ट क्लास होगा और एग्ज़ाम भी अप्रोच कर रहा होगा, तो बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो प्रीवियस लेक्चर जब हमने लिया था कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, तो हम लोगों ने ये देखा था ये एक्स एन माइनस ये टी एन माइनस वन वाला, ये जो टी स्टैट वाला हम लोगों ने देखा था, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था म्यू एक्स बार माइनस टी एन माइनस वन एस अपॉन ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट अंडर एन। देखिए ये हम लोग निकालते क्यों हम, देखिए एक ये फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। और एक हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, थोड़े दिन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो, अगर z वैल्यू आपको पास पता हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक हम लोगों ने पढ़ा था म्यू इक्वल टू ये वाला, ध्यान रखो तो म्यू इक्वल टू एक्स बार, है ना, प्लस माइनस z इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग कब और कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल ही दे रहा है, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रहा है, लेकिन ये हम लोग तब लगाते हैं ये जब हम लोग का सैंपल साइज क्या हो, सैंपल साइज आपका क्या हो, स्मॉल हो, इसमें सैंपल साइज क्या हो, लार्ज हो, एंड ग्रेटर देन 30, ठीक है, पहला। दूसरा, जब जब आपके पास सिग्मा सिग्मा नोन हो, सिग्मा की जो वैल्यू है वो नोन हो, सिग्मा नोन होना बड़ी बड़ी बात है। सिग्मा अगर नोन होगी तो आप इस फॉर्मूला पे जाइएगा, सिग्मा अगर अननोन होगी तो आप इस फॉर्मूला पे आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा, ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट होता है, देखिए जी जो आपकी वैल्यू होती है ना, जैसे 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल पे, वो आपका डिपेंडेंट नहीं होता है फिर आपका नंबर ऑफ सैंपल साइज वगैरह पे। आपने 95% बोला, जी आपका फिक्स हो गया, उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब हम लोग स्मॉलर नंबर ऑफ सैंपल साइज पे जाते हैं ना, तो ये टी वाली वैल्यू आपका चार्ट के हिसाब से, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से डिफर करती है। तो इसके कारण से ये वन ऑफ द बेनिफिशियल होता है स्मॉल सैंपल साइज के लिए। तीसरा एस्पेक्ट में ये बताना चाहूँगा, ये आपका पहला एस्पेक्ट था, ये आपका दूसरा एस्पेक्ट था। तीसरा एस्पेक्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर एस की वैल्यू दी हो तो बहुत ही अच्छा, अगर एस की वैल्यू ना दी हो, मतलब हम लोगों को सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ना दी हो तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक फॉर्मूला बस लिख लीजिए, मुश्किल है कि सर इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से दे, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा, ओपन बुक अगर टेस्ट होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/n-1 समेशन ऑफ, जो ये किसके लिए है, एन सैंपल के लिए, एन सैंपल के लिए, s इज इक्वल टू 1/s-1 आई टू एन, ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एस की वैल्यू दे देगा, है ना। तो ये बस दो एस्पेक्ट, तीन एस्पेक्ट था जो मेरे को प्रीवियस लेक्चर से आपको बताना था। अब हम लोग आ रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग बचपन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते आ रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा नाम दे दिया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक तरीके से नाम दे दिया है। अब पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिर्फ तीन तीन तरीके के केसेस में डिस्कस हो जा रही है, सिर्फ तीन तरीके के केसेस में डिस्कस हो जा रही है, ठीक है। और वो केसेस क्या क्या है, वो केसेस हम लोग देखेंगे और उसके बाद समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत सबसे बेसिक चीज़ें हैं ना, कि जैसे कैसे बोलते हैं कि किसी चीज़ को घुमा फिरा के बोलना, किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के बोलना, आप इसमें लाइव एग्जांपल देखेंगे। हाँ, इसमें क्या है ना, हाइपोथेसिस में जो आपका क्लेम रहता है, जो आपका क्लेम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, याद रखिएगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जो आपका काउंटर क्लेम होता है, जो आपका काउंटर क्लेम होता है उसको क्या अपन बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल मतलब नल समझ रहे, जीरो होना चाहिए तो एच नॉट से डिनोट करते हैं, एच जीरो, जीरो अब याद रहेगा, नल है जीरो, एच जीरो। ऑल्टरनेट है एच वन, जब ये जीरो हो गया ये वन, बस ये ध्यान रहेगा। नल जिसमें एन लगा हुआ है, नल नल्ला समझते हैं ना, जो एच जीरो कुछ नहीं है वो जीरो, और जो ऑल्टरनेट हुआ, जो क्लेम हुआ आपका, वो हो गया एच वन। तो पूरा ओवरऑल जो आपका हाइपोथेसिस है वो तीन तरीके के, तीन सीन्स में कवर हो जाता है। पहले सीन हम लोग जा रहे हैं,
मार्केट में एक बुक आई, ठीक है, मार्केट में एक बुक आई, तो कोई यंग प्रोफेसर है, एक यंग प्रोफेसर है, यंग प्रोफेसर क्या कहते हैं कि रिकमेंड दैट ओल्ड बुक। हम लोग क्या कह रहे हैं, वो यंग प्रोफेसर आया, वो कहते हैं कि लेट्स रिकमेंड दिस बुक, है ना। तो जो पुराने प्रोफेसर हैं, जो तो पहले की किताब से पढ़े हुए हैं, है ना, तो वो क्या कहेंगे, उसने क्या कहा, पहले उन्होंने क्लेम किया रिकमेंड दिस बुक। तो ये क्या हो गया आपका, H1 हो गया। H1 बोले तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया ये, ठीक है। अब जो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, द न्यू बुक वॉन्ट बी प्रिफर्ड ओवर ओल्ड वन। उन्होंने प्रोफेसर, जो पुराने प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड होता है, और द न्यू बुक वॉन्ट बी प्रिफर्ड ओवर द ओल्ड वन। जब ये नल हाइपोथेसिस सर सजेस्ट कर रहे थे, वो किस कॉन्फिडेंस पे सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने पहले अपना एक टेस्ट कराया होगा, टेस्ट इन द सेंस कॉन्फिडेंस सोर्स था, जिसमें उसके बुक की रेटिंग 5.2 थी, 5.2 थी। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, जो H0 हुआ, जो नल्ला हुआ, नल हाइपोथेसिस हुआ H0 वाला, उसका म्यू नॉट था, मतलब एवरेज रेटिंग वाला म्यू नॉट था 5.2 से। तो मतलब बाउंड्री कंडीशन के लिए हम लोग लगा देते हैं बिलोंग टू बाउंड्री कंडीशन, मतलब इक्वल टू वाली कंडीशन बिलोंग टू नल हाइपोथेसिस। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आपका बाउंड्री कंडीशन होगा वो नल हाइपोथेसिस को बिलोंग करेगा। तो म्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू 5.2। तो अगर मेरे को अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव करना है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो बुक है ना, नल हाइपोथेसिस समझिए पहले, मेरी जो बुक है, ओल्ड बुक है, जो ओल्ड बुक है वो बेटर है, या वो प्रिफर करना चाहिए, ठीक है। या नल हाइपोथेसिस क्या, हाँ, न्यू बुक वॉन्ट बी प्रिफर्ड ओवर ओल्ड वन, है ना, क्योंकि ओल्ड बुक की रेटिंग तुम्हारी लेस देन इक्वल टू 5.2 है। तो अगर मेरे को अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव करना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 5.2 से ग्रेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस वही। तो H1 तो आपका क्या हो जाएगा, H1 मतलब H1 का यानी म्यू1 का अगर वो ग्रेटर देन 5.2 हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी विल गो फॉर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नहीं तो फिर क्या होगा, म्यू हाइपो मतलब दिस हाइपोथेसिस विल प्रूव, नल हाइपोथेसिस रहेगा। एक बार देख लेते कंसाइज वे में देखिए, कोई बड़ी बात है नहीं। एक प्रोफेसर ने रिकमेंड किया कि हम लोग क्लेम किया कि लेट्स रिकमेंड द न्यू बुक बिकॉज न्यू बुक इज बेटर, ठीक है, न्यू बुक इज बेटर। दूसरे प्रोफेसर ने कहा, इन लोग की लड़ाई तो चलते रहती है, दूसरे प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, द न्यू बुक वोंट बी प्रीफर्ड ओवर द ओल्ड वन। वाई, बिकॉज वी हैव द रेटिंग ऑफ लेस देन इक्वल टू 5.2 कॉन्फिडेंस फ्रॉम द कॉन्फिडेंस सोर्सेज। तो इसमें म्यू नॉट आपका क्या था, लेस देन इक्वल टू 5.2। तो अगर हमको ये वाला क्लेम आना चाहिए कि अगर हमको H1 प्रूफ करना, तो H1 अगर मेरे को प्रूफ करना है तो म्यू1 क्या होना चाहिए, म्यू1 आपका ग्रेटर देन 5.2 होना चाहिए। और ये हम लोग अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी जो हम लोगों ने टी वाला जो फॉर्मूला अभी सब कैलकुलेट, वो मैं बताऊंगा अभी, उससे ये सब कैलकुलेशन होगा। पहला आपको कंडीशन समझ में आया। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, दूसरी सिनेरियो में एक ग्रुप ऑफ फैकल्टी थी, न्यू टेक्स्ट बुक दी गई, और उन लोग को लगा कि नहीं, नया टेक्स्ट बुक तो आपका सही में बेटर है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, पहले उसमें क्या किया था, उसमें किसी ने क्लेम किया था, उसमें मतलब फर्स्ट सिनेरियो में पहले किसी यंग प्रोफेसर ने क्लेम किया था, सम यंग प्रोफेसर हैज इनिशियली क्लेम्ड, राइट, दिस यंग प्रोफेसर हैज इनिशियली क्लेम्ड। नाउ इन दिस सिनेरियो one other faculty, for someone old faculty claims that old is better, किसी old faculty ने claim किया है with mean is equal to mu is equal to 5.2। तो जब इसने claim किया तो ये क्या हो गया, alternate hypothesis हो गया, ठीक है। क्लेम पहले किसने किया, ओल्ड फैकल्टी ने किया, उसमें किसने किया था, न्यू फैकल्टी ने किया था। जब ओल्ड फैकल्टी ने क्लेम किया तो फिर हम लोग इसको म्यू क्या लेंगे, हाइपोथेसिस की म्यू क्या लेंगे, 5 लेस देन 5.2 लेंगे। अब इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, वाई वी विल नॉट टेक लेस देन इक्वल टू, आई हैव ऑलरेडी सेड, वो जो आपकी बाउंड्री कंडीशन जाती है वो किस में जाती है, नल हाइपोथेसिस में जाती है, नॉट इनटू ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और यहाँ पे जो ओल्ड फैकल्टी का क्लेम है वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सिनेरियो 3 देखते हैं। सिनेरियो ये सबसे सिंपल है,
इसमें क्या कहता है, फैकल्टी मीट हुई तो सबने क्लेम किया है कि या तो रेटिंग न्यू टेक्स्ट बुक की ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन ओल्ड टेक्स्ट बुक के इक्विवेलेंट 5.2 हो ही नहीं सकती, 5.2 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, कहना क्या चाहते हैं वो लोग, कहना क्या ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो H1 है 5.2 रेटिंग है, वो आपकी ओल्ड हो ही नहीं सकती। तो ये आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि वो 5.2 के इक्विवेलेंट है। आप यकीन कीजिए कि बस ये जो मैंने 3 सिनेरियो बताया, पहला ये सिनेरियो, दूसरा ये सिनेरियो एंड तीसरा ये सिनेरियो, इस 3 सिनेरियो में आपका पूरा हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया। अभी आपको समझने में मतलब आसानी तो लग रहा होगा, और आगे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा और लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो हमेशा ये चीज़ खेलते रहते हैं, जैसे कि कभी कोई आ रहा है तो आएंगे नहीं आएंगे, आने की चांसेस कितने हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो उनके आने की चांसेस कितने हैं, और गुलाब का पत्ता तोड़ने तो रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो मतलब आप लोग हम लोग मतलब ज़्यादा समझदार हैं, समझ रहे हैं ना। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आप लोग हमेशा खेलते रहते हैं, तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9, अब यहाँ पे वही मैं चीज़ समझा रहा था, जो H1 है, जब H1 आता है, जब आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आता है तो उसमें बाउंड्री कंडीशंस नहीं आते हैं, नो बाउंड्री कंडीशंस इन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और H0 में, नल हाइपोथेसिस में आपके बाउंड्री कंडीशन आते हैं, लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बोला था, कि इसमें जो कान है ना, पकड़ के मतलब कान दूर से घुमा के पकड़ते हैं। ठीक है, तो बस वैसे समझिए चीज़ को कॉम्प्लिकेट, मतलब आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटाइप, लेकिन कुछ तरीके की लड़की और लड़के भी होते हैं, कुछ तरीके की लड़कियाँ और लड़के ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करके बोलेंगे ना, बस वही चीज़ उनको याद कर लीजिएगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब डिसीजन क्या हुआ, अगर मेरे को गो विद द न्यू बुक है, यानी पहले कंडीशन में अगर मतलब मान के चलिए गो विद द न्यू बुक है ना, तो वो हम लोग का क्या था, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना। और ये क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था, गो विद द न्यू बुक। और स्टिक विद द एग्जिस्टिंग बुक, ये क्या था हम लोग का, नल हाइपोथेसिस था। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या H1, ये नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिजेक्ट H0, मतलब we are rejecting, if you have to say that go with the new book, that we are rejecting H0। ठीक है, और हम लोग फिर इस केस में अगर हम लोग नया बुक ले रहे हैं तो हम लोग ये नहीं करेंगे एक्सेप्ट H0, वी विल से डू नॉट रिजेक्ट H0। समझ रहे हैं, यही मैं बोल रहा था कि बस घुमा के बोला हुआ और कुछ नहीं है, डू नॉट रिजेक्ट H0, और यहाँ पे है आपका रिजेक्ट H0, दैट्स इट, बस यही है। इसको अगर आप समझ लिए तो कुछ है नहीं। अब इसका एक टेबल बना लेंगे ना तो और मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब पहला कंडीशन था कि हम लोग ने नए बुक को रिकमेंड किया, हम लोग नए बुक को लिए। ठीक है, गो विद द न्यू बुक H1। तो हम लोग इसको लिखेंगे रिजेक्ट H0। अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग का H1 जो है μ1 5.2 से ग्रेटर हो गया और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्लेम को कहेंगे रिजेक्ट H0। इसको आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, और कुछ नहीं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। अरे अगर हम लोग को ये एक्सेप्ट करना है, मान के चलिए ये 5.2 से लेस आया या जो भी है, तो हम लोग कहेंगे कि डू नॉट रिजेक्ट H0, डू नॉट रिजेक्ट H0, डू नॉट रिजेक्ट H0, दैट्स इट। बस यहीं पे थोड़ा सा समझना होगा आपको, आप एक दो बार देखिएगा ना क्वेश्चंस तो और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन्स क्या होता है, एक सेकेंड बस ये चीज़ समझिए, ये डिसीजन था आपका, है ना, और वो आपका ट्रू कंडीशन था। डिसीजन हो गया ये आपका, और ये दोनों आपका ट्रू कंडीशन हो गया अल्टरनेट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये समझिए। यहाँ पे जो आपका इस साइड मैंने ऊपर लिखा है ना, वो ट्रू कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये ट्रू कंडीशन। और इस साइड जो मैंने लिखा है वो आपने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, डिसीजन लिया ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ग्रिड है पूरा। ठीक है, ये 2x2 का ग्रिड हो गया। ठीक है, अब ऐसे समझिए, ये ट्रू है, ये ट्रू सिचुएशन है। मतलब ट्रू सिचुएशन क्या हुआ कि हम लोग स्टिक विथ एग्जिस्टिंग बुक करें, स्टिक विथ एग्जिस्टिंग बुक, है ना।
या गो विथ न्यू बुक। ये आपका ट्रू सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये हो गया ट्रू एग्जिस्टिंग विथ एग्जिस्टिंग बुक, दो ही केस हो सकता है, या गो विथ न्यू बुक हो सकता है, यही दोनों सिचुएशन होगी। डिसीजन आपने क्या क्या लिया, डिसीजन आप समझिए, आप या तो डिसीजन ले सकते हैं रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट क्या हुआ, रिजेक्ट एच नॉट मतलब हम लोग हाइपोथेसिस H1 को इंक्लूड कर रहे हैं, हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ले रहे हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था, गो विथ न्यू बुक, है ना, गो विथ न्यू बुक हो गया। और फिर आपने और डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, गो विथ ओल्ड बुक, ये हो गया। आप समझ रहे हो, दो कंडीशन देखिए, ट्रू कंडीशन दो ही हो सकता है, या तो वो टू बी इन वेरी लेमैन, या तो वो कोई आपसे प्यार करेगा या तो कोई प्यार नहीं करेगा, है ना, कोई आपसे प्यार करता है या कोई आपसे प्यार नहीं करता है, यही दो कंडीशन हो सकती है। आप उसको इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये दो कंडीशन हो गई। आप डिसीजन यही दोनों ले सकते हो, ट्रू में तो वही एग्जिस्ट करेगा, कोई आपसे प्यार करता है कोई आपसे प्यार नहीं करता है, या तो आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो या तो आप उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यही दो कंडीशन हो सकती है। अब मान के चलिए कि उसी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मान के चलिए आप प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, ठीक है ना, प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो और प्रपोजल आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, वो गो विद ओल्ड बुक मतलब प्रपोजल रिजेक्ट हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। तो अब क्या है, लव मतलब है और नो लव, ठीक है। तो अब क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए, जब ट्रू कंडीशन क्या है कि समवन इज लविंग यू एंड यू आर वन मॉडिफिकेशन, दिस वन इज प्रपोजल रिजेक्टेड। अभी बुक वाले सिचुएशन से मैं समझा दूंगा, पहले ये थोड़ा सिंपल टर्म से समझ लीजिए, फिर मैं बुक वाले से समझा दूंगा। और ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है, ठीक है, तो इससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। सी इफ समवन इज लविंग यू, ठीक है ना, इफ समवन इज लविंग यू एंड यू आर रिजेक्टिंग हर प्रपोजल या हिज प्रपोजल, someone is loving you and you are rejecting his proposal. So if you are rejecting his proposal, there will be error in the system, got it? If someone is not loving you and you are rejecting his proposal, so आपका डिसीजन क्या हुआ, सही हो गया। if someone is loving you, है ना, and you are accepting his proposal, someone is loving you and you are accepting his proposal, तब भी आपका डिसीजन क्या हुआ, सही हो गया। if someone is not loving you and you are accepting his proposal, arranged marriage sort of, someone is not loving you and you are accepting his proposal, तो डिसीजन रॉन्ग, ठीक है, ये भी एरर हो गया आपका। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे टाइप 2 एरर और इसको बोलेंगे टाइप 1 एरर, है ना। ये सॉरी, आई थिंक इस एग्जाम्पल के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट। 1 टाइप 2 एरर आपको क्लियर हो गया, मुझे लेक्चर वो करना होगा, कंसाइज करना होगा। ये हो गया कि अब बुक्स के टर्म्स में समझ लेते हैं। ये हो गया प्यार मोहब्बत वाली बातें हटाते हैं, समझाने के लिए था सिर्फ, बेसिकली मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ बट यहाँ पे समझाना ज़रूरी था कि ये क्या हुआ, ट्रू कंडीशन हुआ, ये ट्रू कंडीशन हुआ। सी इफ समवन इज लविंग यू, इफ समवन इज नॉट लविंग यू, और डिसीजन आपने क्या लिया, आपने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया या आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। जब कोई आपसे प्यार कर रहा है और आपने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, टाइप 1 एरर हो गया, वो टाइप रॉन्ग डिसीजन हो गया वो एक तरीके से। जब कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है और आपने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया, राइट डिसीजन। सिमिलरली कोई आपसे प्यार कर रहा है और आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, वो टाइप मतलब वो डिसीजन करेक्ट हो गया। और अगर नहीं कर रहा और आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, तो ये क्या हो गया, टाइप 4 हो गया। तो अब ये हटाता हूँ, अब मैं बुक के हिसाब से समझा देता हूँ। बुक के हिसाब से क्या था, ये वही चीज़ समझिए कि ट्रू डिसीजन क्या हुआ, 2 हुआ, स्टिक विथ एग्जिस्टिंग बुक। या तो हम लोग ट्रू कंडीशन हो सकता था कि हम लोग एग्जिस्टिंग बुक पे स्टिक करें, वो H0 था हम लोगों का, या तो हम लोग न्यू बुक पे जाएं, वो आपका H1 था, ठीक है। और डिसीजन हम लोग का क्या लिखा, रिजेक्ट H0 मतलब हम लोग न्यू बुक की तरफ जाएं, और डू नॉट रिजेक्ट H0, गो विथ ओल्ड बुक। अब क्या हुआ कि मान के चले किसी गलती के कारण हम लोगों का म्यू थोड़ा आगे पीछे हुआ, और इसके कारण तो जो हम लोग का ट्रू कंडीशन था, सिचुएशन था, वो था कि हम लोगों को एग्जिस्टिंग बुक पे स्टिक करना चाहिए था। लेकिन हम लोग में एरर हुआ डिसीजन लेने में, हम लोग क्या किए, गो विद द न्यू बुक, हम लोग नए बुक की तरफ चले गए, तो वो क्या हो गया, टाइप 1 एरर हो गया, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि गो विद द न्यू बुक, मतलब अब दूसरा ट्रू कंडीशन था कि या तो आप न्यू बुक की तरफ जाइए और हम लोग ना मतलब न्यू बुक की तरफ चलेगा, तो वो राइट डिसीजन हो गया। फिर सिमिलरली बोल रहा है कि गो विथ एग्जिस्टिंग बुक, स्टिक विथ एग्जिस्टिंग बुक, और हम लोगों ने डिसीजन वही लिया, गो विथ एग्जिस्टिंग बुक, ओल्ड बुक, वो हो गया, तब भी आपका डिसीजन सही हो गया। लेकिन चौथा क्या हुआ कि ट्रू कंडीशन था कि हम लोगों को नया बुक ही अच्छा था, न्यू बुक अच्छा था, लेकिन किसी पॉलिटिक्स के कारण या किसी कैलकुलेशन एरर के कारण हम लोग पुराने बुक को प्रीफर किए, पुराने बुक को प्रीफर किए, तो हम लोग का क्या हुआ, वो रॉन्ग डिसीजन हो गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया। इसी कंडीशन को मैं 10 तरीके से बता सकता हूँ डिमोनेटाइजेशन का, वो देखे कि हम लोगों ने जो पैसा लिया तो वो क्या एग्जिस्टिंग अमाउंट रखना चाहिए था, एग्जिस्टिंग रुपीज़ रखना चाहिए था 500 के डिनोमिनेशन पे, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन ठीक है, आप इतने में समझ गए होंगे, क्योंकि आई थिंक लव वाला एग्जाम्पल ना सबसे बेस्ट था, उससे बहुत क्लैरिटी हो गई होगी, का ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 कंडीशन ही होते हैं। अब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर देखिए, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर देखिए। देखिए जो टाइप 1 एरर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, टाइप 1 एरर, और इसको बोलते हैं अल्फ़ा। अच्छा ये देखिए, हाँ, जो टाइप 1 एरर होता है उसको बोलते हैं रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, इसको यही बोलेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्टिंग एच नॉट, वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये आप एकदम ग्राफ एकदम अपने दिमाग में बैठा ली, एच नॉट एच वन है, रिजेक्ट एच नॉट, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो इन अल्फा वाले केस में इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब अल्फा वाले केस में इसको बोलेंगे रिजेक्टिंग, वी आर रिजेक्टिंग टेकिंग डिसीजन एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एंड बीटा वाले केस में वी आर डू नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज व्हेन एच वन इज ट्रू। ये बोलेंगे, बस खत्म बात, और क्या ही है यहाँ पे। तो यही है। तो टाइप 1 एरर हो गया रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एंड टाइप 2 एरर हो गया डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। ये आपको देखिए 3 बेसिक कंडीशन, 3 बेसिक आपको जो भी है ना 3 बेसिक्स आपको याद रखने होंगे। H1 क्या हुआ, H0 क्या हुआ, और आपका अल्फा क्या हुआ, बीटा क्या हुआ, ट्रू कंडीशन क्या हुआ, मतलब रिजेक्ट H0 और डू नॉट रिजेक्ट H0। बस ये 6 पैरामीटर्स अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो यूँ चुटकियों में आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब समझिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम पी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होगा, नॉट प्रोबेब, हाँ, तो मैक्सिमम इस प्रोबेबिलिटी होगी। सो मैक्सिमम पी ऑफ टाइप 1 एरर हो गया, मैक्सिमम पी दैट इज रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, फिर से मैं लव वाले केस में ले जाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो आप कितना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले सकते हो, 1%, 5%, 10%, कितना अल्फा आप सह सकते हो, है ना। 10% भी बहुत हो जाएगा, मेरे को तो लगता है 0.000001 होना चाहिए उस केस में। लेकिन ठीक है, अपन अभी यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं, तो 1%, 5% और 10% हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा टाइप 1 एरर हो गया। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए, जब 1% आपका रहेगा तो आप 99% कॉन्फिडेंस लेवल से कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल से, या शादी के जवाब में 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल से कि नहीं नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है। टाइप 1 एरर होने की चांसेस बहुत कम है, टाइप 1 एरर के होने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब टाइप 2 एरर को होने के चांसेस क्या है, दैट इज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज टू, ये वाला कंडीशन इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, ये वाला कंडीशन इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, ठीक है। इसको एक जगह रख लीजिए, बोर्ड पे कहीं लिख लीजिए तुरंत, मतलब वो ध्यान रहेगा आपको। टाइप 2 इज इक्वल टू ये, इसको बीटा बोलते हैं। और जो 1 माइनस बीटा हुआ ना भाई, जो 1 माइनस बीटा हुआ दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग टाइप 2 एरर, दैट इज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब देखिए अगर ये बीटा हो गया, ऑब्वियसली ये बीटा हो गया तो ये 1 माइनस बीटा हो गया, ठीक है, डन। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग पावर, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पावर, बस याद रखिए तो स्टैटिस्टिकल पावर, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस लेक्चर में, स्टैटिस्टिकल पावर भी आपको समझ में आ गया। अब 3 कंडीशन है, 3 इसका मतलब फैक्टर्स है ना, जिसपे अल्फा की वैल्यू, मतलब 3 फैक्टर्स आपको जिस पे स्टैटिस्टिकल पावर डिपेंड करता है, ठीक है। बड़ी मतलब बहुत सिंपल है, जो एकदम नॉर्मल है ना, बस उसी को आपको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में लिख दिया है। देखिए जो स्टैटिस्टिकल पावर डिपेंड्स, देखिए नंबर फर्स्ट फैक्टर इज स्टैटिस्टिकल पावर डिपेंड्स ऑन अल्फा। अब आप कहेंगे कि अल्फा पे कैसे डिपेंड कर रहा है ना, मैं समझाता हूँ। When value of alpha is 1%, अगर वैल्यू 1% है कंपेयर टू बीइंग 5%, वी आर मोर स्ट्रिंजेंट फॉर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। द लेसर पावर वी हैव, मतलब लेसर स्टैटिस्टिकल पावर वी हैव,
पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड फैक्टर हुआ n, नंबर ऑफ सैंपल। इंक्रीज नंबर ऑफ सैंपल अगर इंक्रीज होता है तो p जो होता है ऑफ गेटिंग लेसर एरर, सो द कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑफ मोर स्टैटिस्टिकल पावर। एंड थर्ड वन इज इफेक्ट साइज। ये देखिए क्वेश्चन शायद क्विज में उन्होंने डायरेक्टली पूछा था, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इफेक्ट साइज क्या हुआ कि मान के चलिए कि आपका जो ओल्ड बुक का रेटिंग था 5.2 था, ओल्ड बुक का रेटिंग 5.2 था। नए बुक का जब आपने रेटिंग निकाला, म्यू नॉट निकाला, एवरेज रेटिंग निकाला, तो वो 5.3 आया, 5.3 आया। अगर वो 5.3 आएगा तो नॉर्मली जिसने भी नल हाइपोथेसिस जो ओल्ड प्रोफेसर होंगे कहेंगे 5.3 तो बहुत क्लोज है, इसका मतलब कुछ हम लोगों का सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है, कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर 7.4 आता है न्यू बुक का, है ना, तो वो कहा जाएगा वो क्या होगा, मोर रिलायबल होगा, है कि नहीं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर मेरे नए बुक का मतलब वेरी क्लोज टू द ओल्ड बुक आएगा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि भाई ओल्ड सैम्पल मतलब कुछ सैम्पलिंग एरर है, ये है वगैरह वगैरह। लेकिन जब ज़्यादा तुम्हारा रहेगा, जब ज़्यादा तुम्हारा म्यू रहेगा या इस तरीके से एवरेज रेटिंग है कि डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में मोर रिलायबिलिटी रहती है। यही चीज़ था और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये द लार्जर द इफेक्ट साइज द मोर इज द स्टैटिस्टिकल पावर। वन थिंग आई हैव टू टेल यू कि इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा, सिर्फ इसी में नहीं, बिजनेस फॉरकास्टिंग एंड ऑल दैट, मतलब जितना भी आप लोग टेस्टिंग देखेंगे ना, मतलब सब्जेक्ट्स मोर और लेस, इवन मार्केटिंग में भी डिसीजन लेने में आपको अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस कभी कभी लगाना पड़ता है। एंड ट्रूली आई एम सेइंग सुप्रीम कोर्ट भी आपको ऑर्डर्स देती है ना, उसमें भी वो लोग हाइपोथेसिस पे मतलब बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं लाइटली पढ़ा रहा हूँ और हंसी मजाक में हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नौ जो मैंने अभी बताया एविडेंस वाले को लेके, है ना, अब उसी का सर ने बताया हुआ है कि जो क्लेम बता रहा है ना, जो क्लेम कर रहा है दैट आई एम क्लेमिंग दिस वन कि न्यू बुक मस्ट बी प्रीफर्ड, सो दैट व्हाट इट्स रिटन द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन अ न्यू फैकल्टी मेंबर इज देयर। बर्डन ऑफ प्रूफ क्योंकि 5.2 पहले से था तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये जो एक्स बार कैलकुलेट हो रहा है, अगर वो 5.2 से ऊपर जा रहा है तो इन डायरेक्शन ऑफ मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के जा रहा है, अगर इसके नीचे जा रहा है तो इन डायरेक्शन ऑफ मेरा नल हाइपोथेसिस के ऊपर जा रहा है। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, अगर मैं कुछ क्लेम कर रहा हूँ तो मैं उसको एविडेंस से सपोर्ट करूंगा ना। अगर मैं एविडेंस से सपोर्ट करूँ तो एविडेंस क्या होगा, एविडेंस जो प्रिलिमिनरी एविडेंस होगा वो अगर मेरे फेवर में होगा तभी तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई ये देख ये मेरे फेवर में है भाई। अगर वो नहीं हो रहा है, इफ इट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ H1, तो वहीं पे किस्सा खत्म होगा, तो मैं प्रपोज ही नहीं करूँगा। सेकेंड थिंग है कि बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है, मान के चलिए 5.02 आपका तो म्यू रेटिंग आ गया, तो लेकिन आप उस समय भी क्या कहेगा फैकल्टी, आप कह सकते हैं अरे हो सकता है ये तो लक फैक्टर हो, या अगर बहुत कम डिफरेंस हो, अगर 5.2 है 5.68 आ गया तो बोल देगा टाइप 1 एरर है। प्रोफेसर बोल सकते हैं कि भाई ये टाइप 1 एरर है। लेकिन अगर 7.02 आ गया तब भी भाई जो मतलब ये है ना कि जो काटने वाले हैं आपको या डिमोटिवेट करने वाले, लेकिन बोलेंगे कि भाई ये हो सकता है लक फैक्टर के कारण हो। लक फैक्टर बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं कि लक फैक्टर के कारण हो, फिर से आप ये करो। The old faculty member will keep the benchmark. So what's that benchmark? ठीक है। Now luck is always a play a role. 99% confidence level में भी 1% of you is being wrong purely because of the chance. तो ये चीज़ है, तो आपको मल्टीपल बार उस केस में कर सकते हैं। Now ये लेक्चर 16 है, मुझे लगता है फिर ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसमें क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो इसमें फिर मतलब मैं ये अब नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ। होप यू अंडरस्टूड दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें अच्छे से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ऐसे करते हैं 14.A एंड 14.B करके ले लेते हैं, जिसमें 2 लेक्चर्स पूरे कवर हो जाएंगे और 1 लेक्चर इसमें क्वेश्चन, और बाकी इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. All the best for the exam and God bless you all. Thank you.